तो प्रधानमंत्री स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं, और जिस दिन हमारे ऊपर दाग लगा उस दिन प्रधानमंत्री का पद क्या है हमारे सामने उसको भी ठुकरा सकते हैं। हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आईसीयू के बेड में है। चलता कि जिसके ऊपर केस था वो दुनिया छोड़ के चले गए, डेट पे डेट मिल रहा है ना। पुलिस तो न्याय दिलाने के जगह नेताओं की रखेल हो चुकी है। बात पे सुने वाला व्यक्ति ठंड की रात में बिना कंबल के सो रहा है और राजा एक मखमल के रजाई में और सो रहे हैं, तो फिर उस राजा के मखमल में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे वकील ही एक अच्छा नेता बने हैं, कभी भी देख लीजिए। बिना पैसे के राजनीति में या किसी छात्र संगठन में या कहीं भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए मूर्खता है। जो वकील उसमें पैरवी करता है वो किसी पैरवी के जरिए ही उस चेयर पे बैठा है। प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद किराया देने के पैसे नहीं थे उस मकान में और मकान मालिक ने उन्हें निकाल दिया। काबिल लोग अगर कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक पौआ एक 500 का नोट तब देंगे वोट। कि जिला मजिस्ट्रेट को जिला सेवक उसको बदल दिया जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के बाद उनकी पत्नी उस बैंक का कर्ज चुकाई कर चुके। प्राइवेट लिमिटेड से सरकार चलने लगेगी तो फिर इंस्पेक्टर राज आ जाएगा इस देश में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय का गुलाल उड़ता था मुखर्जी नगर में और इलाहाबाद के कटरा में। कुर्सी का दोष है, जो उस पर बैठता है घमंडी हो जाता है। चाहे वो अधिकारी का हो चाहे वो नेता का हो। सही गलत का फैसला जज कर सकता है और जनता ही जज है इस प्रजातंत्र में। कहते हैं कि इंसान की डेस्टिनी जहां लेकर के जाना चाहती है वहां इंसान अपने आप पहुंच जाता है, चाहे वो संघर्ष के रास्ते से जाए या फिर वो बहुत सुगम रास्ते से जाए। रास्ता आपकी भाग्य आपके डेस्टिनी तक पहुंचा के ही छोड़ती है। हम आज बैठे हुए हैं मुखर्जी नगर में, दिल्ली के मुखर्जी नगर जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन आज दिल्ली के मुखर्जी नगर में हम शिक्षा व्यवस्था और यूपीएससी की कहानी पे चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के साथ, बड़े भाई आशीष कुमार राय जी, जिनका गांव गोपालगंज के बनिया छापर हुआ। बनिया छापर के संघर्ष की कहानी से लेकर के अपने ननिहाल कुशीनगर में कुछ समय तक शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई अपनी पूरी किए और उसके बाद वो आ गए दिल्ली में उन्होंने अपने लॉ की पढ़ाई पूरा करने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट किया। वर्तमान समय में वो सुप्रीम कोर्ट में एक विशिष्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे आज वकालत के साथ साथ बिहार की राजनीति के ऊपर भी। हम जानेंगे कि क्या बिहार की राजनीति में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए या सुनिश्चित सरकार को भी ये करनी चाहिए कि हाँ एक पॉलिसी बनाया जाए बिहार के विधानसभा में और वहां पर ये चर्चा चले कि जिस तरह से महिलाओं को 33% आरक्षण संवैधानिक रूप से कैंडिडेट विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है, उसी तरह से युवाओं को भी दिया जाए। हम दूसरी चर्चा करेंगे, लोकसभा में कुछ पॉलिसी पारित हुई जिसके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग है, स्ट्रीट डॉग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था, जिसके विरोध में भी बहुत सारे लोग सड़क पर उतरे, कैंडल मार्च किए। इन सब की सच्चाई को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते। और हम आज बहुत खुशी की बात है कि हम आपके साथ चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आप कार्यरत हैं और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कैसे ख्याल आया कि हमें वकालत के क्षेत्र में जाना चाहिए और वर्तमान समय में आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के रूप में हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि गोपालगंज से मैं कुशीनगर ननिहाल में आया, तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मेरे नाना जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक लीडिंग एडवोकेट के रूप में गोरखपुर जनपद मतलब गोरखपुर डिवीजन में जाने जाते हैं। अपने यहाँ बिहार में राजस्व न्यायालय नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पे चकबंदी आदि ये सब लागू हुआ तो उसमें तहसीलों का गठन हुआ। तहसीलों के गठन के बाद से तहसील स्तर पे ऐसे बहुत सारे भूमि प्रबंधन के कार्य किए जाते हैं जो शायद हमारे यहाँ सिविल सूट्स में कवर होते हैं। तो बचपन से मैं नाना जी के साथ अपने रहा, न्यायालयों में जाना, चूंकि राजनीतिक परिवार उनका रहा, ब्लॉक प्रमुख वगैरह भी रहे थे, तो बचपन से ही मुझे एक न्यायालय में जाना, लोगों के बीच में बैठना, उनके साथ रहने से और भी लोगों के सर्किल में मैं जाता तो देखता कि न्यायपालिका की स्थिति, क्योंकि वो रूट लेवल जुडिशरी है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी व्यक्ति का, वो सबसे पहले तहसील कोर्ट होता है या न्यायालय आपका जिला न्यायालय होता है, उसके बाद ही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होता है। तो वहां पे लोगों को जाना, किस तरीके से उनको डील करना, मेरे मन में बचपन से ही उसका एक अमिट छाप रहा। धीरे धीरे जब मैं अपना 10+2 के करीब गया
तो मेरा मन क्लैट में जाने का हुआ। परिवार का भी सहयोग रहा, पिताजी का सहयोग रहा, मामा लोगों का सहयोग रहा, और फाइनली हम लोग फिर क्लैट दे करके फिर मैं आगे बढ़ा, लॉर्ड लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहां से पढ़ाई करने के पश्चात कुछ माननीय न्यायाधीश गण का मैं लॉ असिस्टेंट भी बतौर काम किया, पटना हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ। उसके बाद से फिर अपनी प्रैक्टिस मैंने की, और आज मैं यहाँ पे इस लॉ फर्म के ऑफिस में आपको बात कर रहा हूँ आपसे। हम सबसे पहले चर्चा करना चाहते हैं आपके पैतृक गांव गोपालगंज की। आपको मैं जब देख रहा था और आपके बारे में जब पढ़ रहा था, तो हमने पाया कि आपने आज से 10 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के आई थिंक शुभ अवसर पे आपने गोपालगंज में निःशुल्क विधिक सहायता शुरू की है, जिसमें लोग आके अपना सलाह ले सकते हैं कि मेरे ऊपर न्यायालय में ऐसा केस है तो हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली हम मानते हैं कि जो पैसा होता है वो न्याय के बीच में सबसे बड़ा, अगर आज के समय में दीवार है तो पैसा है। जिसके पास पैसा है वो पैसा देते हैं और उनके तरफ न्याय नहीं जाता, लेकिन उनकी सुनवाई जल्दी होती है। ठीक है, तो आपने निःशुल्क विधि सहायता शुरू की, तो इसका क्या योजना रहा कि आपने निःशुल्क गोपालगंज में ही क्यों शुरू किया? देखिए, मेरी जो यात्रा रही है वो तहसील से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक रही है। तो मैंने हर जगह देखा है कि लोग कहाँ से इस जुडिशरी में कितना प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वो एक अच्छा वकील नहीं रख पाते हैं। अच्छा वकील नहीं होने के कारण उनकी जो बातें होती हैं न्यायालय के समक्ष अच्छी रूप से नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए उसमें बहुत सारे लोग परेशान हुए। तमाम आप लिटिगेशंस देखेंगे हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तो वो किसी गलत मतलब ओपिनियन की वजह से हुआ। मैं किसी वकील को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिना पूर्ण रूप से उसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई किए बगैर कुछ काम को कुछ बंधु हमारे कर देते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि अपने मातृभूमि के लिए मुझे कुछ करना है, इसीलिए 15 अगस्त के बाद हमने एक कार्यक्रम बनाया, विधिक निःशुल्क फ्री लीगल एड सर्विसेज। इस सर्विसेज में केवल विधिक ओपिनियन ही नहीं, लीगल ओपिनियन ही नहीं, बल्कि हम केस फाइलिंग से लेकर के हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जो भी हमारे गोपालगंज में पिछड़े तबके के लोग हैं, जो लास्ट लाइन पंक्ति में अंतिम उस पे खड़े हुए हैं, अंतिम पायदान पर, उनको आगे आने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि उनके अधिकारों की रक्षा हो। संविधान ने इस देश के हर एक व्यक्तियों को अधिकार दिया है, और उस अधिकार की रक्षा न्यायालय ही करती है। तो जब न्यायालय में ही उनकी बातों को कोई अच्छे से नहीं रख पाएगा, तो शायद ये संविधान का भी अपमान है। बाबा साहेब के जो विजन थे, जो उनके मिशन थे, उसके भी फुलफिलमेंट में भी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हमने फ्री लीगल एड सर्विसेज को किया। उसमें हमने नंबर दे रखा है, हमारे पास पोर्टल एक डेडिकेटेड डेवलप हुआ है। बहुत सारे लोग आज उस पे मतलब अराउंड 1 हफ्ते में 10 दिन में आप कहें तो 2000-3000 लोगों ने उस पर अपडेट किया हुआ है, अपने आप को एनरोल भी किया है। हमारे ऑफिस से जो उसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उसको डेली अपडेट लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको ओपिनियन देते हैं। जिस भी माध्यम से ओपिनियन लेना चाहें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फोन पे, हम उनको वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा माना जाता है ना कि जहां हम खर्च नहीं करते हैं वहां हमें जल्दी सफलता नहीं मिलती है। तो बोलते हैं ना कि फ्री का काम जल्दी नहीं होता है, इंतजार करना पड़ता है। एक सप्ताह में देख सकते हैं कि 2000 लोगों ने आपके पास इनरोल करा लिया। अब आपके पास वैसी टीम है किसको कितना जल्दी करना है। तो आप वाकई में मानते हैं कि लोग पैसे खर्च करके और फ्री में, दोनों के न्यायिक व्यवस्था में या कुछ अंतर होता होगा? देखिए, जहां तक ये मानना है कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जो काम फ्री का है वो गलत है। वैसे तो आजकल फ्री में बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार से मिल रही है, राज्य सरकारों से मिल रही है, तो गलत तो कहीं से नहीं होता है वो। लेकिन हमारे पास टीम है, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। हम हर एक केस को, जो भी हम ओपिनियन दे रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स है, एडवोकेट्स एक्ट से हम गवर्न है, हम किसी को भी गलत ओपिनियन रिटर्न में नहीं दे सकते हैं। जो भी उनके केस का है, अगर वो हमसे कराना चाह रहे हैं तो भी हम उतने ही अच्छे ढंग से उसका निष्पादन कर रहे हैं, या अगर वो ओपिनियन लेना चाहते हैं तो भी हम वैसे ओपिनियन उनको देते हैं। न्याय प्रक्रिया में गरीबों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है? गरीबों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं पैसे की ही तंगी है, और कुछ दलाल टाइप के लोग भी हैं जो हर एक गांव में, ग्राम पंचायत में, न्याय पंचायत में वो ऐसा अपना सिस्टम बना लिए हैं कि उस मक्कड़ जाल से आम जनता पिस जाती है। वो अपना वकील सेट किए होते हैं,
वकील के पास वो जाते हैं, क्लाइंट को लेकर के जाते हैं, तो उनसे कहते हैं भैया 10,000 रुपए 5,000 रुपए हमको दे देना, या जो भी एक अमाउंट हो वो अपने लिए मांग लेते हैं। तो उससे जो फीस होती है लीगल, वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। दूसरा, अच्छा वकील कभी उनको दलाली का पैसा देगा ही नहीं। मैं बहुत खुल के इस विषय पे बोल रहा हूं, कभी एक अच्छा वकील किसी बिचौलिए को 1 रुपए न दे तो अच्छा वकील के पास वो ले नहीं जाएंगे। अब इससे क्या होता है कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लगती है। इससे न्याय प्रणाली पे हमारे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा शुरू से मानना है कि डेट पे डेट जो लगने वाली प्रक्रिया है, उसमें वकीलों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। देर से मिला न्याय अन्याय के समान होता है, बिल्कुल, इस पे सहमत है? बिल्कुल। लेकिन जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड तो ठीक है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अगर जल्दी भी न्याय मिल जाए तो वो दफन होने के समान होता है। गलत लोगों के पक्ष में तो हाँ, गलत लोगों के पक्ष में हो जाए या उसमें ऐसी कोई चीजें हो जाए, तो इसको बहुत बैलेंस, इसका जो तराजू है न्याय का, जो आप न्याय की देवी के हाथ में देखते हैं, बहुत बैलेंस होना चाहिए। बहुत डिले भी नहीं हो और बहुत जल्दी भी नहीं हो। युवा पीढ़ी के लिए कोई कानूनी सलाह? देखिए, आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पे कुछ भी लोग रील बना करके लिख देते हैं, या कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ उनको ज्ञान आया, उस ज्ञान को कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए कहीं कोई दंगा हुआ या कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई जिसमें लॉ एनफोर्समेंट, हमारी एजेंसी जो है, पुलिस है या और भी जो एजेंसियां हैं, वो स्कैनर रखती हैं, उसमें हमारे बहुत सारे युवा फंसते हैं। मैं करीब ऐसे पिछले 1 साल में देख रहा हूँ 20-30 केसेस, जो कि अच्छे अच्छे परिवार से आने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला आ गया। इस मतलब इस केस की ग्रेविटी ऐसी है कि हाई कोर्ट तक वो सुलझा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक आया। तो मेरा युवाओं को ये है चीज है कि भाई, जो भी आप लिखें, जो भी पढ़ें, जो भी उसको फॉरवर्ड करें, कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करें कि आप जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो क्या चीज है, कहाँ से है, ताकि आपको कोई कानूनी उलझन में मत फंसे। और मेरा एक और मानना है कि भाई, युवाओं को पहले तो अपने नौकरी के तलाश में इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इस विषय पे सोचना है, क्योंकि ये देश युवाओं का है, उन्हीं को इसको आगे लेके जाना है। यहाँ पे बूढ़े लोग तो है नहीं, बूढ़े लोग तो किसी और देश में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो युवाओं की है। तो युवाओं को एक अलग से एम के प्रति, अपने अचीवमेंट के टारगेट के प्रति एक टारगेट को अचीव करना होगा। उनके टारगेट, वो जितनी जल्दी अपने टारगेट को अचीव करें उतना उनके लिए बेहतर है। अन्यत्र ये जो छोटे मोटे ट्विटर हैंडल्स में आप देख लेते हैं, आजकल बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इधर उधर। बहुत सारी घटनाएं ऐसे यूपी में भी हुई, बिहार में भी हुई, कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जेल भी चले गए थे। तो इन सब चीजों से थोड़ा युवाओं को बच के रहना चाहिए। पहले राष्ट्र का निर्माण करें, फिर स्वतः एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। कल इलाहाबाद में बैठे हुए थे कुछ युवाओं के साथ, तो वहाँ पे चर्चा चल रही थी कि सरकार अगर सबको काम न दे, ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है। यूपीएससी को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों के आयोग जितने भी हैं, उन सब दागदार हैं, वो सभी दागेदार हैं। सत्ता में सरकार है, कोई भी सरकार हो, पॉलिसी उनको बनाना है। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनता है जिस आयोग का पेपर लीक हुआ उसमें कोई बड़ा अधिकारी पकड़ाया, जेल गया, उसको सजा हो गई हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं सुनने में मिलता है। हमारी ज्ञान जहां तक अभी तक है, जिस पे चर्चा चल रहा था, सरकार को युवाओं के प्रति जो रवैया है वो अच्छा नहीं लग रहा है। युवाओं को, जब हम युवाओं के बीच में बैठते हैं तो उनका मानना यही है कि ये सरकार आती है, काम नहीं देती है, स्किल और ये जो कुछ भी है, सरकार सीधे कहती है कि आप नौकरी देने वाला बनिए। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वो बहुत मेहनत से शहर आते हैं पढ़ने के लिए, किसी से कर्ज लेके एग्जाम देते हैं, बाद में पता चलता है घर जाते जाते पेपर लीक हो जाता है। वो पैसा फॉर्म भरने का लेकर के उस यात्रा में जितने भी खर्च होते हैं, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा उस रकम को खर्च करके परीक्षा देने जाए। आप इस चीज को किस तरह से देखें कि युवा क्या करे इस परिस्थिति से? मैं इस प्रश्न का 2 भागों में जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो लीगल क्वेश्चन जो आपने किया मुझसे, कि कोई सीनियर ऑफिसर इसमें क्यों नहीं फंसता है। देखिए, जो हमारे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ब्रॉड है। उसमें सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब कोई ये कह ले कि भाई पेपर लीक के चलते किसी चेयरमैन को फंसा दीजिए, किसी मेंबर के ऊपर एफआईआर कर दीजिए,
ये कानूनतः नहीं हो पाएगा, जो लीगल सिस्टम अपने यहाँ ये नहीं हो पाएगा। अब मैं आपके पास आता हूँ दूसरे आपके उस जवाब पे कि भाई गरीब बच्चे हैं उनका क्या, तो जाहिर बात है कि कुछ कमियां तो हैं, कुछ खामियां भी हैं स्टेट सर्विस कमीशंस में, जिसके वजह से आपका कथन सही है कि बहुत सारे लोग घर जाते जाते तैयारी करके आते हैं, रहते हैं, हार्ड अर्न मनी है उनके माँ बाप का, और आजकल जो कोचिंग में ये सब तैयारी कराने के नाम पर भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी मोटे रकम ले लिए जाते हैं। तो उसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार शायद अपनी पूरी ताकत को झोंक करके अपने बेटे को उसके सपने को साकार करने के लिए कहीं भी भेजता है। चाहे आप जहाँ यहाँ बैठे हैं मुखर्जी नगर, वहाँ पे एजुकेशन का एक जमाने में हब था, इलाहाबाद की भी आप बात कर लें, लेकिन इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं देखिए जनता को ही खोजना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड टू द पीपुल। मैं कानून का आदमी हूँ, कानून में ही बात करूंगा। तो इस मुद्दे सरकार को हटा दिया जाए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार को हटा दिया जाए, जो सरकार मतलब जो सरकार काम युवाओं को हाँ जो नहीं जो काम नहीं, जो आपकी बातों को सामूहिक रूप से एक्सेप्ट नहीं करती है, जब इलेक्शन का समय आए, संविधान तो इतना ताकतवर है कि मुख्यमंत्री भी 5 साल बाद आपके चरणों में लौटने आते हैं, आपका आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन उस समय आप इन सब बातों को भूल करके जाति, धर्म और भी बहुत सारी चीजों पे वोट कर देते हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पे। तो उस समय इन चीजों को बेहतर से आप उठाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि स्ट्रक्चर वेल है, सेटल्ड है, हर चीज सेटल्ड है, फिर भी एक होना कहीं ना कहीं स्टेट की पूरी मशीनरी के लिए ये मतलब शर्मनाक बात है, सेमफुल एक्टिविटी है। तो इसका खोज खुद युवाओं में है, वो अच्छे प्रतिनिधि चुने। अब जैसे उन लोगों को दिक्कत लगी तो प्रतिनिधियों के पास अपने जाएं, भाई प्रतिनिधि उसको संसद में उठाएं, उस प्रश्न को उठाएं, अपनी विधानसभा में उठाएं। सरकार उस पर कैसे जवाब नहीं देगी? मुझे तो नहीं लग रहा है कि सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन ये सब प्रश्न आजकल न आप देखे होंगे लोकसभा में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि पिछले 8 सालों में पेपर ही लीक नहीं हुआ है। अब देखिए कोई सांसद उठाएगा नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं भाई, उन्होंने बोला कि हुआ ही नहीं है। अब देखिए ये तो जनता को, ये जो पब्लिक है इसमें, या तो फिर न्यायालय का शरण ले। न्यायालय में तो आते हैं ना सर, पहले क्या होता था कि परीक्षा 3 टर्म में होता था, प्री मेंस और इंटरव्यू, मेरिट, चौथा मेरिट, जिसका हुआ मेरिट पास, जिसका नहीं हुआ मेरिट आउट। अब क्या होता है, प्री पेपर लीक, सेकंड प्री, फिर होता है मेंस। अब कुछ ऐसा उस बीच में हो जाता है कि हाँ कहीं घपला हुआ क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ, फिर वो पहुंच जाता है कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल्कुल वहां न्याय मिलता है सुप्रीम कोर्ट, या तो आयोग सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, नहीं तो छात्र सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, फिर यहाँ से फैसला आएगा, फिर होगा इंटरव्यू, फिर आएगा मेरिट। तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया है। पिछले बीपीएससी अभी 71वीं होने वाली है, 68वीं की मैं बात कर रहा हूँ, 68वीं और 69वीं। 68वीं में मैंने एक लेख लिखा था, बीपीएससी का मुख पे काली की कहानी। पेपर इतना गंदा तरीका से लीक हुआ था, उसमें कुछ आईएएस भी फंसे थे, बाद में उनका क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता है। लेकिन अगर इस तरीका से सरकार का रवैया रहती है तो फिर कैसे छात्र युवा ये समझते हैं कि अगर हमको काम मिल जाए तो राष्ट्र के, विश्व के नेतृत्व करने वाले विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में जाना जाएगा भारत। युवा कहते हैं ये बात, लेकिन उनको काम नहीं मिले तो फिर वो निर्माण कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि हम विश्वकर्मा हैं? देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि युवाओं का एक बहुत बड़ा जो धड़ा है वो इस सरकार से नाराज है। कहीं ना कहीं सही बात है कि बीपीएससी हो गया या और सब सारी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वहाँ से प्रश्न लीक हो रहा है, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन न्यायालय से नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, देखिए घुमा फिरा के मुझे कहने की आदत भी नहीं है, जनता ही मालिक है, जनता ही इन लोगों को चुन के बैठाई है। वो जा करके अपने माँ बाप से कहें, अपने परिवार के अन्य लोगों से कहें कि भाई हमारा भविष्य अंधकार में है। जब तक एक अच्छा जनप्रतिनिधि उनके बीच से सदन में नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता है कि मतलब आप 90s के दशक में देखे या नहीं होंगे, हार्ड अर्न लोग हार्डली 10th और 12th के एग्जाम पास करते थे। उसके बाद से बहुत सारी चीजें आ गई कि सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जबरदस्ती किसी को पास कर दीजिए, स्किल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, क्लास तक फेल नहीं करना है, कुछ दिन बाद आप देखिएगा तो मतलब हाई स्कूल और इंटर में भी लोग हो जाएंगे फेल नहीं होंगे, हाई स्कूल में तो लगभग हो ही गया है। हाँ,
इंटर में, 100%। हाँ, इंटर में भी हो जाएगा कि लोग फेल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है बिगड़ रही है, क्योंकि नेतृत्व हमारा बिगड़ा हुआ है। नेतृत्व जब तक परिवर्तन नहीं होगा, सीधी बात है, किसी की भी सरकार हो, मैं किसी सरकार विशेष पे बात नहीं कर रहा हूं, हम्म। चुनाव आपके बिहार में भी आने वाला है, वहां के लोग हाँ, देखें। बिहार पे चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा बिल्कुल, करेंगे। बिहार में लोग वहां की देखें कि क्या प्रॉब्लम है। हर चीज का सोल्यूशन न्यायालय नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही आपके निर्णय को, जो एट लार्ज पब्लिक का डिसीजन होता है, वही लेते हैं। कैबिनेट होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, तो आप उनके ऊपर दबाव बनाए। पहले भी ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मतलब लोग नायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हुए, इंदिरा गांधी ऐसी सत्ता को हिला दिया। तो मैं कह रहा हूं कि यूनिटी क्यों नहीं हो रही है लोगों में। हम बट चुके हैं जाति धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, और भी बहुत सारी मतलब वाद जो है, इस बंटने क्षेत्रवाद का बढ़ावा कौन देता है, कहाँ से हम शुरू आप है? देते हैं। हम आप देते हैं। हम्म। हम आप उस नेता को नहीं इलेक्ट करेंगे तो वो बोल नहीं पाएगा, वो हमारी आवाज नहीं बन पाएगा। जब वो लोग आवाज नहीं बन पाएंगे तो ये मामला स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमारे पास ऐसे भी नेता रहे हैं कि न कभी रोजगार की कमी होती थी, न कभी भुखमरी होती थी, बहुत सारी चीजें थी। आजादी के बाद से बहुत सारी चीजों में बदलाव भी हुआ। मोदी जी ने भी बदलाव किया है बहुत सारी चीजों में, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस देश में केवल विरोध के लिए विरोध करना भी उचित नहीं है, जो मेरा मानना है। सर, हम जिसको भी इलेक्ट करके भेजते हैं, पॉलिसी मेकर वही होते हैं जिसके हाथ में ये चीज़ दिया गया है कि आप नियम और नीति बनाइए इस देश को चलाने के लिए। आप गड़बड़ बना देंगे तो आपका कोर्ट है कि हम देख लेंगे, भाई आप पहले बनाइए, फिर हमारे पास आएगा, कानूनी रूप से सही होगा तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब नियम नीति बनाने वाले अगर इसमें शामिल हो जाए कि उस नियम नीति को हम ही तोड़ेंगे, यानी जो सत्ता में बैठ के, हाउस में बैठ करके नियम नीति बनाते हैं, नियम नीति तोड़ने में वही पकड़े जाते हैं। बिहार का 60वीं बीपीएससी में कुछ नेताओं की भी हाथ थी, तो जिनको हम शीर्ष नेतृत्व दे दिए हैं कि आप ही सब कुछ करिए, आप ही मालिक हैं हमारे 5 साल के लिए, वही इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो फिर हम क्या करें? देखिए, ये इस चीज का एक ही सोल्यूशन है। हाँ, सत्ता से हटाइए, सत्ता से हटाइए। तो हम ये जो भी आपके कि सरकार हिसाब से काम नहीं कर रहा है उसको हटा दीजिए। तो सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार घोटाले में, या जो व्यक्ति एक बार किसी भी आयोग के घोटाले में, किसी तरह के करप्शन में फंस जाए, उसे राजनीति में चुनाव लड़ने का हक नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम तानाशाह तो है नहीं, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में उसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टर लॉ भी नहीं बना पाएंगे। अभी शायद आपने देखा भी होगा कि जो केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया एक कानून की 30 दिन पे पीएम सीएम इन सब मुकल्लों का रेजिग्नेशन 30 दिन है तो फिर आप हटिए। तो कहीं ना कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं। उन एक्सेप्शंस पे बात करने से बढ़िया है कि उस एक्सेप्शंस पर हम ऐसे लोगों को फिट करें जो लोग हमारे उस पर खरे उतरे, हमारे विचारों पर, हमारे सपनों को साकार करने के लिए वो दिन रात मेहनत करें। उन लोगों को चुन करके विधानसभा में या संसद में भेजना बहुत आवश्यक है। न्यायालय तो आपका है ही, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जो भी कानून होगा उसको न्यायालय रद्द कर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर काम न्यायालय से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉलिसी मैटर्स न्यायालय लागू नहीं कर सकती है, ये फिक्स है। न्यायालय उसमें अगर गलत होगा तो ये सेटल्ड लॉ है कि अगर पॉलिसी मैटर है, अब कल को कोई कह दे कि चाइना से वार कर दे और हम जाके पिटीशन फाइल कर देंगे, तो ऐसे थोड़े होगा कि भाई चाइना से वार सुप्रीम कोर्ट आपकी रुकवा देगी। तो पॉलिसी मैटर का काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट आपके द्वारा चुनी जाती है। तो जो मेरे युवा वर्ग है, खासतौर से जो आप बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में है या और भी अन्य जगह जो परेशान है इस सिस्टम से, उनको आगे आना होगा, उनको नेतृत्व करने के लिए आगे आना होगा। खुद भी नेतृत्व करें, लोगों को समझाएं, क्यों नहीं समझा सकते हैं। गांधी जी तो अकेले चले थे, फिर उनके पीछे लोग चलना शुरू कर दिए। आपने कई बार देखा भी होगा कि गांधी जी अकेले ही कहीं जाना होता तो चले जाते थे, फिर लोग उनके पीछे पीछे आ जाते थे। तो हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, इसका यही कारण है। हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आईसीयू के बेड में है, और अगर इसको कोई बचा सकता है तो युवा बचा सकते हैं, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके। नहीं तो फिर बहुत सारी समस्याएं अभी हो रही, आगे भी होंगी। और पिछले 20-25 साल से आप जो देख रहे हैं, बदलाव कहीं नहीं हुआ है सिस्टम में। कान इस हाथ से पकड़िए या इस हाथ से, कान एक ही पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को बदलाव करने के लिए युवाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी हर जगह, चाहे वो संसद हो,
चाहे वो, अब मैं तो कहता हूं कि भाई आप देखिए कितने भी सिविल जज हैं जो हमारे यहाँ फ्रेशर्स होते हैं। हम्म, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में डिसीजन दिया कि 3 साल आपका मैंडेटरी है, हम्म, तो वो लोग भी अपने जगह पे बैठ करके न्यायालय को बहुत तेजी से, त्वरित गति से चला सकते हैं, फास्ट ट्रैक मोड में चला सकते हैं। हम्म, तो जहां भी जो युवा है वो युवा की बात करे, युवा हित को देखते हुए निर्णय ले, हम्म, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा राष्ट्र बनाने में, और मैं तो कह रहा हूं कि भाई विश्व गुरु क्या होता है, हम ब्रह्मांड गुरु बन जाएंगे। हम्म। विश्व गुरु तो बहुत छोटी चीज है जो हमारे युवाओं की ताकत है, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत है, उसको सही जगह इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हाँ, हमने G20 में भी एक लाइनें अपने यहाँ से लिखी थी, वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन। वन अर्थ वन वन फैमिली नेशन वन नेशन, बिल्कुल। तो होनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप बिहार और गोपालगंज के कानून व्यवस्था का भविष्य? देखिए, बिहार में कुछ समस्याएं हैं। हम्म, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं यूपी में भी पला बड़ा हूँ, देखा हूँ, बहुत सारी चीजें देखा हूँ। तो कहीं ना कहीं बिहार पिछलग्गू स्टेट बन गया है, हम्म, और वहाँ के, मैं देखिए नेतृत्व जो कर रहे हैं लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। हम उनको सदन में भेजते हैं। आप देख लीजिए अभी पिछले 2 महीने में कितनी हत्याएं हो गई, हम्म, पटना ऐसे शहर में हत्या हो जा रही है। हम्म, अब आपने अभी बोला कि भाई बड़े अधिकारी, कम से कम बड़े अधिकारी को छोड़, एसएसपी को ही सस्पेंड कीजिए। हम्म, मुझे तो याद नहीं है कि बिहार में डीएम और एसपी कब सस्पेंड हुए, डीआईजी क्यों नहीं लाइन हाजिर हो गए, आईजी क्यों नहीं सस्पेंड हुए, तो सिपाही को कर देते हैं। सिपाही को कर देते। सिपाही क्या करेगा बेचारा? आप उतनी भर्तियां नहीं कर रहे हैं, आप भर्ती तो कीजिए। हमारे यहाँ अमेरिका में क्या है कि 1 लाख लोगों पे एक नियमित संख्या है कि भाई इतनी पुलिस रहेगी। हमारे यहाँ क्या है? नहीं है। हम्म, मैं तो बिहार की पुलिस का देखता हूँ, कभी कभार उनकी स्थिति पे मुझे मतलब बहुत दया आती है। वो सब दारू पकड़ने में व्यस्त हैं। दारू पकड़ने में व्यस्त हैं, या और भी बहुत वहाँ सारी पैसा चीजें। ज्यादा उनके मिलता है पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना। उनके पास बंदूक अच्छी नहीं है, उनके पास वर्दी का अपना वेतन नहीं है। वर्दी का भी एक वेतन मिलता है कि भाई आप वर्दी कम से कम अपना डील डॉल में रहिए। भोकाल में भौकाल नहीं कर सकते, मतलब हाँ, अपने एक हाँ। वर्दी को एक मेंटेन आप अपनी चीजों को करिए, हम्म। वो नहीं मिलता है। शायद आप जानते नहीं होंगे, पुष्टाहार के लिए भी पैसे होते हैं, वो भी नहीं मिलता होगा। मतलब हमारा तो लगता है कि हर एक सिपाही कुपोषित है। हमारे यहाँ दरोगाओं की कमी है। केवल आईपीएस और आईएएस से थोड़े जो है कि कानून व्यवस्था सुधरेगी। भाई ये फुट सोल्जर्स हमारे तो सिपाही और दरोगा ही है, यही काम करेंगे जो ना, जनता के बीच में जो जाते जनता हैं। के बीच में जाता है। आईपीएस तो एक जिले में 1 होता है, या 2 होगा, 3 होगा। हम्म, तो आईपीएस से ज्यादा है कि सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, उन लोगों का प्रमोशन समय से हो। अब कोई 17 साल से दरोगा ही है, अब वो भी कह रहे भैया इसी में रिटायर हो जाना है, चलो लाओ मैं अनुसंधान करता हूं, जिसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। मतलब लीगली भी इस चीज को मैं टच कर दे रहा हूं कि उसमें क्या आप करेंगे। वो कहेंगे फ्रस्ट्रेट है अपनी चेयर से, वो क्या लिखेगा अगला व्यक्ति। ये समस्या है, मूलभूत समस्या है। बिना अनुसंधान की डायरी बना देते हैं। डायरी बन जाता है। हम गए थे वहां आप कभी देखे होंगे, मतलब बिहार में पुलिस को फोन कीजिए, अब कितने देर में पुलिस आती है मुझे तो नहीं पता है। बिहार के बक्सर में घटना घटी थी, मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। ये वहाँ 5 लोग की हत्या कर दी गई ऑन द स्पॉट। उसके बाद वहाँ सस्पेंड किसको किया गया? चौकीदार को। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और पुलिस को फोन किया गया था 5:25 पे, पुलिस आई थी 7:30 पे, या 7:25, 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। बट हमने जो उस समय गांव के लोग का बयान सुना था, उस समय ये सुना था कि हमने 5:25 में पुलिस को फोन किया, पुलिस 1.5 से 2 घंटे लेट आई है। क्यों? क्योंकि जो हत्या करने वाले थे उनके साथ उनकी अच्छी संबंध थी। देखिए, इस पे मैं एक चीज बोल दूं कि हत्या तो दुखद है ही है। उस परिवार की वेदना को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, ना कोई नेता समझ पाएगा, ना न्यायालय समझ पाएगा। लेकिन ये भी कह देना कि भाई पुलिस उनसे मिली हुई है, पुलिस के पास इंफ्रा ही नहीं है। नहीं, मिली हुई नहीं, पुलिस को जान पहचान के थे। ऐसा उन लोगों ने पाया कि हाँ पुलिस उनके द्वार पे हमेशा आती थी, देखिए, चिकन उसका भी मटन दिक्कत खाती ये है थी। कि एक सिपाही हमारे यहाँ 10 साल तक एक थाने पर रहता है, 5 साल तक एक थाने पर रहता है। आप कभी देख लीजिए, एसएचओ को छोड़ के वो लोग अपना सिस्टम बना लेते हैं। इसीलिए ट्रांसफर की एक व्यवस्था है कि एक निश्चित समय पे एक अधिकारी का तबादला हो जाता है। जो अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था उसमें कोई लूप होल्स नहीं थे, लेकिन हम जो गोरे अंग्रेज हमारे ऊपर, जो काले अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उन लोगों ने इतना लूप होल्स निकाल दिया है कि मतलब काम करना। पुलिस तो न्याय दिलाने के जगह नेताओं की रखेल हो चुकी है। किसी भी राज्य की मैं बात कर रहा हूं, जो नेता कहेंगे वही पुलिस करती है। मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से बता दूंगा बिहार में कि मैं एमएलए एमएलसी के कहने से एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। वो गरीब व्यक्ति का, भाई जो पढ़ा लिखा है वो तो कहीं ना कहीं से अपना सिस्टम लगा करके निकल जाएगा। तो इसीलिए फ्री लीगल एड हमने शुरू किया है,
ताकि गरीबों को कहीं ना कहीं उनका जो अधिकार है, जो नहीं अप्राप्त है, 75 साल, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बोलते हैं देखिए आजादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव तब होगा जब सबको न्याय मिलेगा, सबको निःशुल्क कानून सहायता, नहीं, कानूनी सहायता ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, रोजगार भी उसमें से एक है। ये सब चीजें मिलेंगी तभी जाकर के हमारा आजादी का, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके हम सपनों को पूरा कर पाएंगे, साकार कर पाएंगे। राजनीति और न्यायपालिका के बीच के क्या अंतर है, इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए, न्यायपालिका भी एक तरीके से जनसेवा ही है, राजनीति भी एक तरीके से जनसेवा है। हाँ। लोग बोलते हैं कि न्यायपालिका वाले भी अपना एक गुट रखते हैं, अगर उनको किसी को कोई दिक्कत हो जाता है तो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। देखिए, लोगों का काम है बोलना, वो तो कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। हम ओझा सर को सुन रहे थे, अवध ओझा सर को, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जाके मिलो और देखो प्रधानमंत्री तक को भाव नहीं देते हैं। देखिए, जहां काम करे सुई, कहां करे तलवार। हर एक व्यक्ति का, हर एक पोजीशन का अपना अपना सिस्टम है, उस दायरे में सबका अपना अपना काम है, सबको अपने अपने बेस्ट करना है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट देश चलाए, सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देना देश में। वैसे ही प्रधानमंत्री का भी अपना है। अब कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत बातें नहीं कहना चाहते थे कि वो किसी को भाव नहीं देते हैं, उनके पास एक अपना। देखिए, भाव देने का दो प्रश्न है। ये कर सकते हैं कि भाई वो किसी से डरते नहीं है, तो ये समझ में आता है। हाँ, यही बात। हाँ, तो डरते नहीं है तो ये तो अलग की चीजें हैं कि भाई हम लोग न्याय के पुजारी हैं, न्याय के रखवाले हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बीइंग पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट या उस देश की न्यायपालिका के, क्योंकि हम लोग भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं जब हम लोग अपीयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के कंधों पर भी दारोमदार है कि हम किसी से न डरे। अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर न्याय की बात इस देश में कौन करेगा? भाई जज के पास हम जब ले जाके कोई केस अपील प्रेजेंट करते हैं, तब तो जज सुन के उस पर डिसीजन देता है। जब हम नहीं देंगे तो कौन करेगा? तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि भाई सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो तहसील का वकील हो, सुप्रीम कोर्ट का हो या कहीं का हो, सम्मान सबका होना चाहिए, क्योंकि वकील वकील होता है। आप देखिए, एक वकील ही ऐसा पेशा है जो दूसरे के काम के लिए दिन भर अपना समय वेस्ट करता है। वेस्ट नहीं मतलब समय अपना लगाता है। उसको या अगर फ्री में हो या कम पैसे में, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक वकील अपना अच्छी अर्निंग ही कर लेता हो। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो अच्छे कमाते हैं, दूसरे का ही वो कर करके। लेकिन वकील को जो भी मैं मतलब निचले स्तर से भी मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं बोल दिया ऐसी चीजें, तो वहां पर भी एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन वकील नहीं देखता है। गांव में कहा तो कुछ ना करिए तो वकालत कर लिया, लेकिन लॉ कर लिया। हाँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो कानून मंत्री से लेकर के संविधान सभा में भी रहे। सारे किसी जमाने में आधी कैबिनेट हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील ही होते थे। किसी जमाने में, अब मैं आपको क्या बताऊं, आधे गवर्नर भी वकील ही होते थे सुप्रीम कोर्ट के ही। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा थी, वहां पे लोगों को देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग अच्छे वकील थे। तो वकालत कहीं ना कहीं हम लोग गलत समझ लिए हैं। तो मैं युवाओं को भी कहूंगा कि भाई इस तरफ आइए आप लोग। एक मेरी अपील है कि भाई हाँ, लॉ करिए, अच्छे जगह से कीजिए। कभी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप कोई भी काम करते हैं तो आपका नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ कीजिए अपने स्टैंडर्ड को बना करके। शॉर्टकट कुछ नहीं है सफलता का, हार्डवर्क ही है। जो हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, निचले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी अगर बात कर ले तो बहुत सारे लोग, आपका भी राजनीतिक लगाव रहता है, राजनीति की तरफ झुकाव रहता है कि हाँ भाई राजनीति में कुछ चल रही है तो उसमें इंटरेस्ट लिया जाए। हम बात करना चाहते कि कोई भी वकील या आप राजनीति और कानून के बीच का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? वकालत और राजनीति के बीच का संतुलन आप कैसे बनाते हैं? देखिए, राजनीति भी जनसेवा है, वकालत भी जनसेवा है। दोनों कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उन दो सिक्कों पर हम लोगों को बैठना पड़ेगा, दोनों साइड से। क्योंकि जनता आपके पास कब आएगी? या तो जनप्रतिनिधि के रूप में आप हैं तब आती है, या फिर आप एक वकील हैं। जब हर जगह से थक हार जाएंगे तो भाई वकील के पास चलेंगे, अब वही कुछ रास्ता निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं जनसेवा है। बस अंतर इतना है कि थोड़ा इसमें भाई कोई फीस लेता है, यही एक अंतर है। जो मोटा मैं अंतर आपको एकदम सीधे भाषा में समझा सकता हूं कि अंतर सिर्फ इतना ही है। जनसेवा दोनों है, और अच्छे वकील ही एक अच्छा नेता बने हैं। कभी भी देख लीजिए,
जब से उन लोगों की कमी हो गई है तो इस देश की राजनीति देखिए किस असर ओर जा रही है। इस देश की राजनीति जब से कमी हो गई है अच्छे वकीलों की कैबिनेट में या संसद भवन में, दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा की मैं बात कर लूं, तो आप देखिए वहां पे बहस का स्तर क्या हो गया। हाँ, बहस वही कर सकता है जो बौद्धिक वर्ग है। बौद्धिक वर्ग के बगैर कोई भी डिस्कशन डिबेट नहीं हो मैं सकता। पे उतर जाते हैं लोग बहस करते तो करते। मैं पे उतर जाते हैं। मैं भी कल देख रहा था कि कोई बिल आ रहा है तो उसको बातों से आप अपने काटिए, उसको अपने तर्कों से उस पर बहस कीजिए, डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इंस्टीट्यूट की आप कुछ पेपर फाड़ करके गृह मंत्री के ऊपर फेंक रहे हैं। भाई हम तो जो है कि प्रजातंत्र की जननी है। लोग हमको देख करके क्या सोचेंगे विश्व में कि हम अपने गृह, कोई भी पार्टी का गृह मंत्री हो, मैं मतलब ड्यू रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं, किसी भी पार्टी का, हम अपने गृह मंत्री के ऊपर पेपर फाड़ के फेंक देंगे? ये कहाँ का नियम है? यानी आपकी बोलने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसीलिए आप हाथापाई पे उतर आए हैं। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है और वहां बैठ के आप ये कर रहे हैं। अभी मैं कारण पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे दिन संसद चला ही नहीं। आपका जो भी मुद्दा है आप उसको डिबेट कीजिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जनता आपको सुनेगी तभी वोट करेगी, लेकिन आप संसद चलने नहीं देंगे। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाता है संसद के सत्र पे, जो हमारे टैक्स पेयर्स का दिया हुआ हार्ड अर्न मनी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो भी विपक्ष में हो, मैं बता रहा, नेता नहीं कर सकते भाई। एक साइड का तो नेता चला ही रहा है नहीं। भाई एक साइड का नेता नहीं चलने दे रहा है, तो एट लार्ज हम नेता को नहीं कर सकते, लेकिन जो भी उसमें जिम्मेदार है, हाँ, विपक्ष के लोगों को भाई तर्क नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका पहला ही काम है कि भाई हम राजनीति करेंगे। आजकल युवाओं में भी ये बहुत ज्यादा शौक आ गया है, फला संघ के अध्यक्ष तो ये संघ के अध्यक्ष तो इधर तो उधर। पहले पढ़िए, बोलने का ढंग सीखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, फिर नेतृत्व कीजिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। चर्चा करते हैं बिहार के राजनीति पे। कानूनी व्यवस्था तो जो हमारा जो कुछ भी है, सही चल रहा है। जिस तरह आपने गोपालगंज में निःशुल्क विधिक सहायता शुरू किया है, मैं मानता हूं कि इसको सरकार को शुरू करना चाहिए। अच्छे लेवल पे सरकार शुरू की है कि हाँ, कोई नहीं आओगे तो हम सरकारी वकील तुम्हारे केस को दे देंगे, और वो चलता रहेगा। फिर वो चलता ही रहता है, फिर वो 10 साल 20 साल लग जाता है, पता चलता है कि जिसके ऊपर केस था वो दुनिया छोड़ के चले गए, डेट पे डेट मिल रहा है। तो ऐसा होता है जब सरकार के सरकारी वकील आज के समय में मिलते हैं, ये ट्रूथ है। तो सरकार को भी चाहिए कि इस चीज को हम निचले ओहदे तक लाएं, क्योंकि जनता के द्वारा दिए हुए धन या टैक्स से आप राज चलाते हैं, देश चलाते हैं, और उस जनता को अगर सही से व्यवस्था न मिले तो फिर उस जनता का, उस राज्य के राजा का कोई मतलब नहीं है। अगर फुटपाथ पे सोने वाला व्यक्ति ठंड की रात में बिना कंबल के सो रहा है और राजा एक मखमल के रजाई में और सो रहे हैं, तो फिर उस राजा के मखमल में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक जनता ठिठुरती रहेगी, उस राजा का राजा होना ही पाप है, राजधर्म पाप है। तो हम चर्चा करना चाहते हैं कि विधि जो निःशुल्क है वो हर जगह होना चाहिए और फास्ट ट्रैक होना चाहिए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। लोगों को लगे कि हाँ, हम यहाँ आए हैं तो हमें अब न्याय मिल जाएगा, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो देखिए, इसके 2-3 कारण है। सबसे पहले एक तो मैं अपनी बात बता दूं कि हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोपालगंज में लॉन्च किए हैं। इसकी सफलता, इसकी असफलता, इसमें क्या क्या कठिनाइयां हमें आ रही हैं, कैसे कैसे हम लोगों को अपनी टीम को और बिल्डअप करना है, कैसे केसेस मैनेज करना है, क्योंकि बिहार कोई छोटा सा तो है नहीं, 38 जिलों का एक बहुत बड़ा राज्य है। 40 हमारे यहाँ सांसद देता है चुन करके। तो पहले हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोपालगंज में लॉन्च किए हैं। दिसंबर तक अगर उसमें सफलता मिलती है या हमें कोई समस्या भी आती है तो हम उसको ठीक कर करके फिर हम 2-3 जिले में और लॉन्च करेंगे, या हो सके कि हम अगले साल, जब इस साल हम फिर बैठे कहीं, तो पूरे बिहार में हमारा ये सिस्टम चल रहा होगा अच्छे तरीके से। अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट पर। देखिए, गवर्नमेंट ने लीगल सर्विसेज एक्ट बनाया, एक नालसा बना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और एक सालसा बना, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। तो अब उसमें समस्या ये आ जाती है कि देखिए वही नेता के पास जाके पैरवी करा के लोग अपना पैनल ले लेते हैं। जो वकील उसमें पैरवी करता है वो मतलब किसी पैरवी के जरिए ही उस चेयर पे बैठा है। मेरे बात समझ रहे हैं? तो फिर वो कैसे आपको एक अच्छा एडवाइस देगा? जो अच्छे वकील हैं उनको सरकार पैनल पे लाती नहीं है। क्यों नहीं लाएगी? क्योंकि उसको अपने काम से ही मतलब है। अगर सरकार रिक्वेस्ट करे तो बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो पैनल पे आ सकते हैं।
तो उसका तभी यूज होगा। देखिए कोई भी चीज है, कोई चीज खराब नहीं होती है, उस कुर्सी पे कौन बैठा है ये चीज निर्भर करता है कि वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा। जिसमें काम करने की भूख हो उसी को काम मिलनी काम चाहिए। करने की भूख नहीं हो, जो अच्छे लोग हों, जो अच्छे वकील हों, उनको पैनल पे लाइए, डालसा के, सालसा के, नालसा के पैनल पे लाइए, तो अच्छी पैरवी होगी। ऐसा नहीं कि वो कोई फ्री में पैरवी करे, सरकार उनको बकायदा पैसा देती है, लेकिन वो किसी के नेता के पैरवी से, किसी मंत्री के पैरवी से, किसी विधायक के पैरवी से कुर्सी पाए रहते हैं, तो उनको मतलब रहता नहीं है। या फिर किसी नेता का रिश्तेदार कोई वो पद पाया है, कोई बहुत बड़ा नेता का रिश्तेदार अगर वो पद पाया है अपनी काबिलियत के बगैर, तो काबिल लोग अगर मतलब कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा, देखिए तारीख पे तारीख वाला एक और सिस्टम है। हमारे पास जजेज की संख्या बहुत कमी है। आप कई ऐसे जिला न्यायालय में जाएं तो वहां पर देखेंगे कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वॉशरूम्स वगैरह नहीं है, मतलब वकीलों को बैठने के लिए कुछ मिला ही नहीं है। वकील पेड़ के नीचे बेंच लाए हैं, बेंच पीपल के पेड़ के नीचे लगाए हैं, वो भी छोड़ दीजिए, हमारे जो लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है या सिविल जज होते हैं, उनके कमरे में पंखे ठीक से काम नहीं करते हैं। तो सबसे जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएं, हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से जजेज हों। जो बैकलॉग हो रहा है केसेस का, जो पेंडेंसी बढ़ते जा रही है, सबसे बड़ा कारण यही है। हम क्लाइंट को अपने क्या बताएंगे कि भाई डेट ही नहीं लगती है, कॉज लिस्ट पे मैटर आता है और फिर उस पर सुनवाई नहीं हो पाती क्योंकि समय नहीं है। भाई एक जज कितना सुनेगा? तो जजेज की संख्या बढ़ाना भी कहीं ना कहीं इसका कारण है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या अपनी लोअर कोर्ट हो। 50-60% मामले आपके लोअर कोर्ट में खत्म हो जाने चाहिए, 90% मामले इस देश के हाई कोर्ट्स में खत्म हो जाने चाहिए, ओनली 10% मामलों ही सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए बस। लेकिन आजकल बेल पिटीशन आ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार हैरान है। तो वही है, अयोग्य लोग बैठते जा रहे हैं हर जगह। बिहार में चुनाव होने वाला है 2025। सबकी इच्छा है, मूलतः हमने एक सर्वे किया था 100 कुछ लोगों की, उनकी इच्छा है कि किसी युवा की सरकार है, युवाओं की सरकार है। हमारे चैनल पे है वो, आप देख सकते हैं 101 या 102 लोगों ने उस पर वोट किया है। किसी को भी मिले वोट, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनको देखना होगा वो देखेंगे और समझेंगे। आप किसे चाहते हैं? आप क्या उम्मीद रखें बिहार की इस बार की राजनीति के ऊपर, बिहार के जनता से? क्योंकि आपका बिहार आना जाना हमेशा होता रहता है, आप बिहार से बहुत जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस बार तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिहार एक स्वस्थ सरकार चुनने जा रही है, स्वस्थ सरकार, हेल्दी एंड साउंड गवर्नमेंट। ये जो बीमारू राज्य का तमगा दिया है, बीमारू सरकार ने ही दिया है। और इस स्थिति में युवाओं को आगे आना चाहिए। हो सके कि भाई उनको पार्टी तो टिकट तब देगी जब युवा लगेगा, और आजकल के चुनाव में पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। मैं नहीं कर रहा हूं कि किसी पार्टी में देना होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको मैनेज करना होता है। तो जो हमारे वैसे युवा हैं, जो इस योग्य हैं, उनको आगे आने की जरूरत है और आकर के जनता के कोर्ट में जाएं, जनता के न्यायालय में जाएं। जनता उनको आशीर्वाद जरूर देगी, इतना मैं जानता हूं। जब आप एक मिशन और विजन के साथ जनता के पास जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बिना डरे, तो जनता आपको आशीर्वाद जरूर देगी। मिशन और विजन कौन रख रहा है? देखिए मिशन विजन तो बहुत सारी पार्टियां भी रखेंगी, उस पार्टी पॉलिटिक्स पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी रखे, जो भी जनता के उसको रखे, तो उसको मौका अवश्य मिलना चाहिए। कहीं आप प्रशांत किशोर जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? देखिए प्राइवेट लिमिटेड से सरकार नहीं चलेगी, और अगर प्राइवेट लिमिटेड से सरकार चलने लगेगी तो फिर इंस्पेक्टर राज आ जाएगा इस देश में। मैं प्रशांत किशोर जी पे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल बात बोला हूं। ये डेमोक्रेसी भैया, इसको डेमोक्रेसी ही रहने दो। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड मत बनाओ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर, इतना आसान नहीं करना। पहले चुनिए, पहले प्रॉब्लम्स को समझिए। विपक्ष में रह करके एक साहब दिल्ली में भी बहुत कहा करते थे, हम दिल्ली को ये बना देंगे, दिल्ली को वो बना देंगे, दिल्ली ऐसी कर देंगे। हमारा दिल्ली जो है कि जापान बन रहा है, पेरिस बन रहा है। साहब अपने सीट हार गए, और साहब अपने सीट हार गया। दिल्ली में हुआ क्या? वो तो ठीक है, हुआ क्या दिल्ली में? तो ये जनता है, सब जानती है, जनता बस सामने नहीं आती है। बिहार की जनता क्यों नहीं जान रही है? पिछले 20 वो भी जान रही है। बिहार की जनता के ऐसे जागरूक तो कहीं की जनता ही नहीं है। बिहार की जनता के ऐसे जागरूक कोई जनता ही नहीं है।
उनको सब पता है, समय आने पर वो अपना निर्णय देंगे। सही गलत का फैसला जज कर सकता है और जनता ही जज है इस प्रजातंत्र में, लेकिन थोड़ा समय लेती है हमारी जनता, फैसला तो करेगी। राजनीति के क्षेत्र में आप युवाओं का रोल कैसे, आप युवाओं का जो योगदान है आप उसको किस तरह से देखिए 2047 जो लोग कहते हैं कि 2047 में विश्वगुरु बनाना है, तो भारत विश्वगुरु तभी बन सकता है जब हमारे युवा पीढ़ी को नेतृत्व मिले। जो बुजुर्ग हैं उनको रिटायर होना चाहिए, किसी एक पार्टी ने नियम भी तो बनाया 75 साल बाद भी करे कि हम ही रहेंगे। वो भी कर रहे हैं, या उनके बालक लोग भी आ जाते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज को, लेकिन चुनते तो अल्टीमेटली हम ही हैं। हम चुनते हैं तो उन्हीं को चुन रहे हैं ना। तो गलती हमारी तो है, ये तो गलती हमारी है। फिर भाई नेता तो कोई आसमान से टपकता नहीं, हम आप उसको चुनते हैं, हम नहीं चुने, हम दूसरे को चुन लें, हम दूसरे को वोट कर देंगे। पहले देखिए बदलाव जो आप दूसरे में ज्यादा स्वयं में लाना पड़ेगा, और वो बिहार की जनता ही है जो सर्वशक्तिमान है, बिहार के भविष्य का निर्माण कर सकती है, भारत के भविष्य का निर्माण कर सकती है। वो बिहार की देवतुल्य जनता ही है, उसको ही आगे आना होगा। कोई भी मुख्यमंत्री, नेता, विधायक कहीं आसमान से थोड़े आता है भाई। मान लीजिए कि कोई XYZ विधायक है, उसके लड़कों को टिकट किसी पार्टी ने दे दिया, तो जो और भी तो लोग होते हैं, 2 ही लोग थोड़े होते हैं, 12-13 लोग होते, उसी में से किसी को मौका दे दो। अभी एक फेसबुक पे वायरल हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एक फेसबुक पे लेख वायरल हो रहा है, छोटा आर्टिकल है, उसमें ये लिखा गया है कि जिसके पास पैसा है वो राजनीति करेगा। अगर आप बिना पैसे के राजनीति में या किसी छात्र संगठन में या कहीं भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए मूर्खता है, क्योंकि आने वाले समय में कोई कहीं से IAS बनता है, कोई कहीं बनता है, बाद में राजनीति में आ जाता है, पार्टी को पैसा देता है, पार्टी उसको रख लेती है अपने पास। तो क्या, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए कहीं ना कहीं ये सच्चाई तो है। जाहिर बात है, बहुत सारे IAS, जो अगर हम 20-25 साल का ट्रेंड अपना देखें इस देश में, तो बहुत सारे IAS रिटायर होने के बाद, या कुछ लोग तो VRS लेने के बाद से जाके मंत्री बन जाते हैं। लेकिन फिर उनके काम करने का तरीका देखिए, उनके काम करने का तरीका एकदम जीरो होता है, क्योंकि वो जनता से जुड़े नहीं। IAS का मतलब साहब, और पहले दिन ही आप किसी DM SP के कार्यालय में जाके देखिएगा तो उनके जो उनका टेबल होता है और जो आम जनता की चेयर होती है वो बहुत दूरी पे होती है। क्यों भैया, तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तो उनके मन में एक हायरार्की बैठी रहती है कि नहीं भैया अब हम साहब हो गए, जिला मजिस्ट्रेट। मेरा तो मानना है कि जिला मजिस्ट्रेट को जिला सेवक उसको बदल दिया जाए, उसका नाम बदल दिया जाए। मतलब नामकरण में अभी, नामकरण में इसलिए कि देखिए बात है कि जैसे आप बनाएंगे, आप किसी चीज को उग्र रूप में करेंगे तो उग्रता आ जाती है, किसी चीज को सौम्यता देने का प्रयास करेंगे तो उसमें सौम्यता आएगी। आप जैसा रूप जैसा देश वैसा भेष, ये कहा जाता है, तो वैसे ही नाम परिवर्तन भी जरूरी है, कहीं ना कहीं उसका असर होता है। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ का नाम बहुत उग्रता होती है, आप देखिएगा वहां के लोग बहुत उग्र हो जाएंगे। मैं किसी जगह का नाम ऐसा नहीं ले रहा हूं कि लोग खराब होते हैं, लेकिन उग्रता आ जाती है स्वभाव से, बचपन वैसा बीतता है, तो नाम का तो असर कहीं ना कहीं होता है। सौम्य एक नाम होता है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब कहीं ना कहीं जो IAS की आपने बात बोली है तो सच्चाई है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेके देती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पैसे के आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भाई जनता ने फंड दे करके बहुत सारे लोगों को चुनाव जिताया। 80s में 90s में मैं ऐसे 10-50 नाम गिना दूं जिसमें जो लोग 1 वोट और 1 नोट का नारा दे करके विधायक बने, मंत्री बने और आज भी सेवा कर रहे हैं। झारखंड में एक है जयराम महतो जी, विधायक हैं, देखिए उनको, तो ऐसे कुछ ही लोग हैं। अब हम बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार की जनता को हम देखते हैं कि अब तो बिहार की जनता, मैं अपने पंचायत और जिला की बात कर रहा हूँ, पैसा लेके वोट करती है। मैक्सिमम जनता नहीं करती है, लेकिन 60% जनता पैसा लेती है। और पैसा के बाद बिहार में दारू बंद है, लेकिन एक पौवा मिल जाता है मिल जाता है उनको, पता ना कहाँ से, एक पौवा, एक 500 का नोट, तब देंगे वोट। और जनता ईमानदार है। कई नेता तो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप किसी से पैसा ले लीजिए, दारू ले लीजिए, दे रहा है, लेकिन आप किसी ईमानदार को चुन लीजिए। लेकिन जनता कहती है नहीं, हमको फलना बाबू ने दारू दिया था। अब वो नशा तब तक रहता है जब तक वो वोट देना ले। अब अगला काम के लिए जब जाते हैं तो जनता खड़ी रहती है घर के बाहर, नेताजी का, तो अचानक मीटिंग हो गया, नेताजी निकल गए, मिले नहीं नेताजी। तो आप अगर इस तरह से करते हैं तो फिर आप इसको किस बातों से बदल पाएंगे, क्या बोलेंगे? लोग समझते नहीं है इस बात को। अगर हम जैसे युवा मैदान में जाए, कोई पूछता नहीं है, देखिए 1000 वोट नहीं आएगा।
लोग समझते हैं, समझाने वाला चाहिए। समझते तो बिहार की जनता जितनी समझती है, जितने समझदार वहां के लोग हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई समझाने जाता ही नहीं है। कोई युवा भी अगर चुनाव लड़ेगा तो सोचता है कि भाई जो वो कर रहे हैं वो भी मैं ही करूं। आप मुझे एक नाम गिनाइए कि जो भाई ऐसा काम स्टार्ट किया हो अपने क्षेत्र में। हाँ, वो हमारे पास 2-3 नाम है। पटना विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ा विद्यालय, अपने हाँ, क्षेत्र में जाकर के जी विधानसभा का। जी जी, और उन्होंने बहुत पिछले 6 महीने से जाते थे, समझाते थे ऐसे करना वैसे करना। बाद में किसी ने उनका एक्सीडेंट या क्या करा दिया, क्या हो गया, उसके बाद भी वो चुनाव लड़े। और लड़ने के बाद उनको शायद 5,000 की कुछ वोटें लेकिन तो मिले। 6 महीने से घूम रहे थे ना। 6 महीने से मुझे नहीं लग रहा है कि विधानसभा की 1/3 भी आबादी को वो कवर किए होंगे। देखिए 6 महीने कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं कि आप पैसा फेंक करके और लैंड करके किसी उस पर चुनाव लड़ जाइएगा। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जनता के बीच में रहिए, उन्हें शिक्षित कीजिए। आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, मैं बहुत स्वतंत्र रूप से यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो पार्टी शायद जो प्राइवेट लिमिटेड बनाने के करीब में है, वो यही काम कर रही है, वो जनता के बीच में जा रही है। शायद हो सके कि उसका योगदान भी कुछ हो जाए, लेकिन अभी उपचुनाव में तो देखने को आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिला। उपचुनाव जो हुए थे हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा तो कुछ असर नहीं मिला। हाँ, आपके वजह से कोई तीसरा जीत जाए अलग की बात है, तो ये इस प्रजातंत्र के लिए घातक है। अगर आप मानते हैं कि लड़ाई दो के बीच में ही रहनी चाहिए? किसी भी दो के बीच में रहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जो उसमें से बेस्ट है उसको करो, और जनता को पूरे 5 साल अपने प्रतिनिधि से संवाद करना चाहिए। संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। शायद राइट टू रिकॉल एक चीज होता है कि अपने जनप्रतिनिधि को वापस बुला लेना, उस पर भी इस देश में कुछ काम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि सिस्टम बहुत सड़ चुका है, और जब सिस्टम सड़ता है तो इसकी बाईपास सर्जरी करनी आवश्यक होती है। जब तक आप बाईपास सर्जरी नहीं कीजिएगा फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल कुछ हो, और राइट टू रिकॉल भी लागू हो। जनता अगर हमारे 6 महीने 1 साल 2 साल में अगर हमारे वादों से पूरा नहीं हो पाती, मैं तो ऐसे ऐसे सांसद विधायक देखा हूं किसी पार्टी विशेष के नाम पे जीत गए हैं, क्षेत्र में दिखते ही नहीं है। क्या कीजिएगा, जनता क्या करे 5 साल बाद? अब दिक्कत जनता के सामने भी है। ये दिक्कत भी तो किया उनके जाता है ना सामने भी है। कि उनको दूसरे विधानसभा में भेज दिया जाता दूसरे है। विधानसभा में भेज दिया जाता है, या फिर अब मान लीजिए कोई एबीसी पर्सन है, वो कम खतरनाक है, बीसीडी उससे ज्यादा खतरनाक है, तो जनता कहती है चलो यही ठीक है। तो कहीं ना कहीं जनता ज्यादा भी, खतरनाक को तो चुन लेते। उस समय जनता को तीसरे चौथे नंबर पर देखना होगा कि आपके लिए योग्य कौन है। कोई जरूरी नहीं है कि यही 2 पार्टियों में या 3 पार्टियों में ही योग्य लोग हैं। बहुत सारे योग्य लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे राजनेता हैं जो आज तक मंत्री रहे। मैं ऐसे 10 नाम गिनवा दूंगा, और एक मतलब फ्लैट तक नहीं खरीद पाए होंगे, किराए के मकान में ही रहे होंगे वो। हम एक किताब पढ़ रहे थे किदवई साहब का, हमारे देश के प्रधानमंत्री। उसमें हमने एक नाम पढ़ा, गुलजारी लाल नंदा। 2 बार प्रभारी प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी के बाद भी और शास्त्री जी के बाद भी। उनके बाद इंदिरा जी बनी। ऐसा हुआ कि वो उनको प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद किराया देने के पैसे नहीं थे उस मकान में, और मकान मालिक ने उन्हें निकाल दिया। एक कनाट प्लेस पे रहते थे, और फिर वो जाकर के गोवा में शायद उनके किसी रिलेशन का घर था, वहां उनकी देहांत हो गई। उनकी इच्छा थी कि मैं दिल्ली में रहूं या दिल्ली में मरूं, जो कुछ भी मैं मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है। ये चीज बहुत मुझे बुरा लगा। फिर मैं लाल बहादुर शास्त्री के यहाँ गया था, वहीं दिल्ली में घूमते घूमते उनके घर गया, तो वहां देखा कि लाल बहादुर शास्त्री के वो घर के बाहर में एक गाड़ी खड़ी है। और मैं दिल्ली आवास का उनका बात कर रहा हूँ। और उस गाड़ी का लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के बाद उनकी पत्नी उस बैंक का कर्ज चुकाई है। कर चुका है। और आज के प्रधानमंत्री जी या पूर्व के प्रधानमंत्री जो भी हो, आप देख सकते हैं बहुत लोग स्वाभिमान के साथ आज राजनीति में समझौता कर लेते हैं। मैं बलिया के एक बाबू साहब का नाम बताना चाहूंगा, चंद्रशेखर बाबू। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी ने एक आरोप लगा उनके ऊपर, और उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया कि नहीं, हमको नहीं लेना है। राजीव जी बाद में मनाने गए, वो नहीं बोलेगी ना। और मंत्री के लिए तो बहुत लोगों ने उनको कोशिश किया कि आप मंत्री बन जाइए, मंत्री बन जाइए। नहीं, कभी नहीं बनूंगा तो प्रधानमंत्री। स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। और जिस दिन हमारे ऊपर दाग लगा उस दिन प्रधानमंत्री का पद क्या है हमारे सामने, उसको भी ठुकरा सकते हैं। आज के समय में राजनीति में स्वाभिमानहीनता और किसी के साथ भी छल कपट कर लिया जाता है। बाप बेटे के साथ छल कपट कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव। अब बिहार के राजनीति में अभी देख रहे होंगे, तेज प्रताप यादव को उनके परिवार ने बाहर निकाल दिया है। कोई बड़ी गलती नहीं है, जो भी है परिवार की छवि खराब हो रही है या क्या हो रही है, उनकी आपसी मामला है। अब तेज प्रताप यादव जी अपने भाई के खिलाफ बोल रहे हैं, मैदान में उतर चुके हैं। और ये है पशुपतिनाथ पारस जी,
चिराग पासवान के बीच में लड़ाई होगा, घरेलू लोग हैं राजनीति में। मतलब वो समझते हैं ना कि हमारे पिताजी की पार्टी थी तो अब हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, नहीं होती। या पार्टी भी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, उसकी नहीं एक अपनी कानून और एक ये होता है। तो इतना स्वाभिमानहीनता हो गया है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? और इसमें बदलने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाभिमानहीनता होना चाहिए राजनीति में कि जब मन करे तब इनका पल्ला छोड़ो इनके साथ आ जाओ, इनका पल्ला छोड़ो इनके साथ आ जाओ, सत्ता में रहने के लिए किसी के साथ भी जुड़ जाओ। देखिए, ये विडंबना है इस देश की हम्म, कि हमारा जो नेतृत्व कर रहा है वो उसका कोई ईमान रह नहीं गया है। हम्म, आपने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की बात कही और भी आपने जो नाम लिया, हम्म, ये लोग समाजवादी नेता थे, असली समाजवादी यही लोग थे। हम्म, आजकल तो जो समाजवादी लोग हैं हम्म, ये तो मुखौटा है। हम्म, अगर आप बात करें तो समाजवादी लोग असली में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हम्म। ये चौधरी चरण सिंह जी, थाना में पहुंच गए थे ये किसान के ये मामला को ये लेकर लोग के। समाजवादी थे। आज एक चले जाइए थानेदारी बंद कर देगा विधायक लोगों का, ये हाल है यूपी और बिहार में। हम्म, मैं दोनों राज्यों की बात बता दे रहा हूँ। एक विधायक जो वहां पर के जा करके की मजबूती से किसी थानेदार को फोन कर दे, कोई मिल जाएगा आपको? मेरे देखने में तो नहीं है। उसके उल्टे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी विधायक के ऊपर। तो समस्या एक ये भी है कि आजकल उस तरीके की नेता नहीं है, क्योंकि नेता तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। नेता का मतलब होता है जो जनता से जुड़ा हो, जो कुछ देता हो लेता नहीं। लेता नहीं। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारी सिस्टम सेट हुए जो हैं। सिर्फ लेता हो देता नहीं। हाँ, यहाँ पे आज बहुत सारे वर्तमान सिस्टम्स हैं, मैं उस सिस्टम्स को नहीं बता सकता हूँ। तो उस तरीके के लोगों से बचने की जरूरत है। पहले के जैसे लोगों की, पहले जो लोगों की आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोगों को ही चुनाव में जनता का समर्थन करना चाहिए। पहले के आप नेता देखें, आपने जो नाम लिए पूर्व हमारे प्रधानमंत्रियों के, उनकी ईमानदारी देखिए। आजकल तो क्या है कि भाई अलग ही सिस्टम चल रहा है इस देश में। अब उस पर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन खैर ऐसे लोगों की कमी हमारे देश में है। इसीलिए कहीं ना कहीं शुद्ध राजनीति नहीं हो पा रही है। राजनीति का जो हमारा मैदान है वो सड़ चुका है। इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि युवाओं को इसमें आने की जरूरत है। युवा है कैसे, वो तो पहले ही डर रहे हैं। डर के आगे जीत होती है। गेन जो होता है वो तभी होगा जब आप कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। रिस्क इज इक्वल टू गेन। आप रिस्क क्यों नहीं ले रहे हैं? आप पहले ही सोच के बैठ गए हम युद्ध में हार जाएंगे, हम जाएंगे नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास बाहुबल ही नहीं है। अरे घूमो तो जा करके। क्यों नहीं होगा? मुझे एक कारण बताइए। कर्मणे माधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म अपना कीजिए। कर्म आप कर ही नहीं रहे। पहले हाथ पर बैठ गए नहीं भैया हमारा तो यूपीएससी में लिखे हो, एक आईएएस का हम नौकरी पा जाएंगे, पत्नी हमारी आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, तो लॉन में बैठ के पेपर पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, फिर चल देंगे। भाई भागीदारी तो अपनी सुनिश्चित कीजिए। आप आगे आइए। कुछ चीज नहीं होता है। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं जिस कोर्ट में हूं वहां पे एक से एक बैकग्राउंड वाले लोग हैं, लेकिन वहां पे मेहनत करके आपको पहुंचना पड़ेगा। आप करिए तो। लेकिन आप पहले ही अपना हाथ मान ले रहे हैं भाई हम तो जीत ही नहीं पाएंगे, तो कहां से होगा? बात करते हैं सर बिहार के विकास के ऊपर। लोग कहता है ना कि 80-90 के दशक में एक दौर था, पूरा क्लासरूम, पटना साइंस कॉलेज है पटना विश्वविद्यालय का, उसका एक बैच था, आई थिंक पटना कॉलेज का था, पूरा बैच में 40 लोग का था, 37 लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो 3 लोग जो थे वो प्रोफेसर बने थे। उनकी इच्छा नहीं थी यूपीएससी में जाने की। ऐसा एक कहानी है। अब साइंस कॉलेज की है कि पटना कॉलेज की है ये मुझे ध्यान नहीं है, तो बाद में इसको देख लेंगे। बन जाती थी उस दौर में। बिहार इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय का गुलाल उड़ता था मुखर्जी नगर में और इलाहाबाद के कटरा में। बिल्कुल कि हाँ इन लोगों का चला है। सामान्य शिक्षा पढ़ते थे अपने ग्रेजुएशन वाले और उसमें यूपीएससी क्वालिफाई हो जाते थे। आज शिक्षा का पैटर्न भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। जितने बिहार से लोग निकले, बिहार से बाहर निकले, जैसे तैसे पिताजी ने उनको पढ़ाया और वो आईएएस आईपीएस बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, बड़े नेता बन गए, वापस बिहार कभी लौटे नहीं उस गांव को देखने के लिए जिस गांव से वो निकले थे। और कहीं ना कहीं ये कारण है बिहार के पीछे होने का। आप इसको क्या मानते हैं कि बिहार विकास में पीछे अगर है तो किसका रोल है? सरकार का कितना हक है, मतलब सरकार का कितना अधिकार है, जनता की कितना गलती है? दोनों की गलती कितना कितना है कि हाँ, या बिहार से निकले हुए बड़े बड़े महारथी जो है
आपको मैंने देखा पहली बार, मैं बहुत लोगों से संवाद कर चुका हूँ, बहुत अधिकारियों से भी बात किया हूँ मैं, बहुत जो बिहार में कार्य किए हैं या मिलते जुलता रहता हूँ। वीडियो तो फिलहाल मैं बनाना शुरू किया, मैं ये पाया कि कोई लौट के बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार आप ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैं मिल रहा हूँ जिसने शुरू कर चुका है बिहार में, और वैसा गोपालगंज जैसा जिला में कि हाँ ठीक है गृह जिला भी है आपका, आपने शुरू किया। तो किसकी कितनी गलती है, गलती में किसकी कितनी भागीदारी है? विकास में तो भागीदारी हम जानते हैं, अब गलती में बताइए। देखिए, जाहिर बात है कि जो लोग आगे बढ़े हैं वो बिहार के अपने इलाकों का हाथ पकड़ना भूल गए हैं। वो अपना आगे बढ़ करके एक अलग ही एलिट ग्रुप में आ गए हैं। तो लुक बैक बिहार, उनको एक बार अपनी जननी जन्मभूमि के तरफ जरूर देखना चाहिए। भाई, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए उस मिट्टी का एक कर्ज होता है, और हम जहां भी रहें, जिस स्थिति में रहें, अगर अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने जननी के लिए कुछ कर सकते हैं तो उन्हें जरूर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं वो लोग उसके लिए भी जिम्मेदार हैं, बहुत बड़ी संख्या में जिम्मेदार हैं। अगर आप यूपीएससी का लौटे नहीं रिजल्ट देखें, वो नहीं, वो बिहार लौटते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत होती है, जब उनको विधायक मंत्री बनना होता है, एमएलसी बनना होता है, फिर बिहार बन जाते हैं। हाँ, बाबा बन जाएंगे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर वो एनजीओ खोल लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी अपना रजिस्टर करा लेंगे। पैसे की तो कमी है नहीं, लेकिन समाज सेवा के लिए वो नहीं है। जैसे बिहार को वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अपनी जननी को जो भूलता है वो बहुत आगे नहीं जाता है। जननी हमारी मात्र ऋण हुई, तो मात्र ऋण को कभी भूला नहीं जा सकता। अपने माँ बाप को हम भूल सकते हैं, वैसे ही बिहार भी हमारा परिवार, हमारी मिट्टी है। जिस मिट्टी में हम जन्म लिए उसको कैसे भूल जाएंगे? तो ये लोग जो भूल रहे हैं, मैं 60 नहीं 90% उनकी ही गलती है। अगर एक सक्षम व्यक्ति एक पिछड़े जिले को ले ले, हर एक जिले को ले ले, ऐसा थोड़ा है कि किसी एक ही सर संख्या इतनी है ना कि गांव को ले लेना तो सुधार सकते मतलब हैं। हाँ, कुछ नहीं, एक लाइब्रेरी खोल दीजिए, अच्छे अच्छे टीचरों का ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, एक स्मार्ट बोर्ड लगा दीजिए वहां, और एक लाइब्रेरी बना दीजिए। गांव के बच्चे वहीं पढ़ेंगे, शहर आने की आवश्यकता क्या है बस। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा खर्च नहीं है सर इसमें। सबको अपना मुनाफा देखना है। समय किसी के पास अपने जननी के लिए नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं कारण है जिससे लैक्स हो रहा है, और जिससे हमारे बिहार का ये दशा हो रहा है। दूसरी बात, जो आपके नेता हैं, तो नेता तो पहले दिन से ही एफिडेविट देते हैं, जाके चुनाव जीतेंगे कि भाई, मैं इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट लगता है कि मैं चुनावी खर्चे में जीत के आया हूं। सबसे पहला झूठ नेता वही बोलता है, पहला हलफनामा वो लोग देते हैं कि भाई, मैंने जो चुनाव आयोग ने लिमिट सेट किया था उसमें ही हम चुनाव जीत के आए हैं। कोई ऐसा एक सांसद विधायक नहीं होगा जो उस खर्चे में जीता है, बहुत खर्चा वो कम होता है, बैकडोर से आप पैसा पहुंचाते हैं। तो उनका काम ही है डे वन से घुमाना, झूठ बोलना, घुमाना, तो वह घुमाने का ही काम करते हैं। तो 80-20 जो हमारे बड़े पोजीशंस पे हैं, उनको मैं फिर कहूंगा कि कोई वो लोग आवाहन मैं करता हूं उन लोगों का कि भाई आए, वो लोग आगे आए। जो लोग हैं, हम लोग क्षेत्र में हैं, एक कोई हम लोग अपना फेडरेशन बनाए कि एक रूपता ला करके, एक मंच से हम सब मिल करके काम करें। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं मैं जिनको जानता हूं, जो अच्छा एक सोसाइटी को रन कर रहा है। पूर्व सैनिक संघ, पूर्व सैनिक भारतीय सेना का, जी, अच्छे लेवल पे वो लोग पेड़ और लगाते हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन जो कुछ भी होता इसको थोड़ा सा और गति देने की जरूरत है। गति आएगी तो हमारा बिहार भी चुनिंदा राज्यों में एक होगा। जो आज हम पिछलग्गू बने हुए हैं भारत, हम अपनों की वजह से पिछड़े हुए हैं, सही मानते हैं आप? बिल्कुल, और वो अपने हमारी जनता है, और जनता के बीच में से निकले हुए अधिकारी, या फिर मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि हमारे बीच से निकले हुए अधिकारी हमारी सेवा करने के लिए वापस आए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका प्रतिनिधि ही अगर बेस्ट हो तो आपको किसी अधिकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रतिनिधि आपका हर एक, मतलब फुल स्टॉप सोल्यूशन है, हर एक समस्या का एक हल आपका जनप्रतिनिधि। मैं इसीलिए प्रतिनिधित्व पे जोड़ दे रहा हूं क्योंकि प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में प्रतिनिधि को आप नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? प्रतिनिधि को आप देखिए ना, आप उसी को चुनिए। जनता को जवाबदेह किसकी है? जनता के प्रति कौन जवाबदेह है? वही है। तो उसको ही देखिए, मैं इसीलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि चुनाव है। जनता मेरी बात सुने, समझे, अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब इस पर निर्णय वाली चुनाव होनी चाहिए। बिल्कुल, जो करेंगे बिल्कुल डंके की चोट पे हो, जो भी हो, नया नेतृत्व दे। कोई जरूरी थोड़ा है कि घिसी पीटी पार्टियां ही आए। नेतृत्व विहीन लोग हैं। मैं किसी भी एक मंत्री से एक प्रश्न पूछ दीजिए, वो अटक जाएंगे।
उनका विभाग तो आईएएस चलाता है, वो तो बस बात करने नहीं आता है बात विधानसभा करना में। जब नहीं आता है। विधानसभा का बहस मैं सुनता हूँ, हम जब विधानसभा की बहस सुनते हैं तो बहुत तरस आता है कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग। मतलब तुम्हारा बाप चोर था, हमारा बाप क्या था, हम देखिए बाप के एक ऊपर चर्चा करने बैठे हैं या बिहार की कानून व्यवस्था या कुछ नियम नीति एक बनाने के लिए बहुत बड़ी बैठे हैं। विडंबना है, गेंद उस पाले से इस पाले लाने में, इस पाले से उस पाले लाने में। हम्म कोई इसको रखना नहीं चाहता है। हम्म न हमारे बिहार में स्वास्थ्य सुविधा का हाल देख लीजिए आप, हम्म उस पर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ रहते हैं उनका कुछ पता ही नहीं रहता है। दूसरी चीज जो है कि कानून व्यवस्था, आपने शराबबंदी कर दी, राजस्व का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं आप। हम्म अब मैं दूसरी पहलू है जो महिलाओं का, हम्म तो आप उसको कंट्रोल कीजिए ना। उसको बहुत सारी तरीकों, अन्य भी तरीके हैं, लेकिन आप एक बीमारू राज्य और बना दिए। आप शराब बंद करके, क्या शराब बंद है? एक्चुअली बिहार में शराब बंद है नहीं है, आसानी से घर पे मिल जाता है। घर पे मिल जा रहा है, पहले होम तो डिलीवरी ठेका हो तक रही है, जाना पड़ता था चल के कि कोई रास्ते में चाचा बाबा न देख ले। ना देख ले। अब तो फोन करो, अब आके घर फोन पे दे करो आ देता जा है, रहा है। पी के सो जाओ। हमारी पुलिस की पूरी मशीनरी उसी में लगी हुई है। हाँ। तो ये सब चीजें बिहार को, मुझे लग रहा है कि पाषाण युग में न लेके चली जाए, मेरा ये डर है। बिहार के बक्सर से रहने वाला हूँ मैं, ये बात एक बार और भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ। वहां पे मैंने देखा कि कुछ लड़के 2015 से मैं एनसीसी करता हूँ। दारू आई थिंक 16 में बंद हुई थी या 17 में बंद हुई थी, 16 में शायद बंद हुई थी दारू सबसे पहले। 16 में बंद होने के बाद में 15 में जिन लड़कों को सड़कों पे घूमते हुए देखता था, आज जो लड़के दारू के व्यापार करके बॉर्डर एरिया में बहुत आसानी से इजिली आ जाता है, प्रशासन उसी को पकड़ने में लगी हुई है। कोई हथियार के साथ तस्करी कर रहा है या किसी की हत्या कर रहा है, उधर ध्यान कम है, इधर पैसा ज्यादा है। तो वो लड़के आज एक बहुत अच्छा पैसा अर्निंग करके प्रतिष्ठित बन गए हैं कि हाँ हम बहुत प्रतिष्ठित, और क्या करके दारू बेचेंगे। बहुत बार जेल गया। अब जेल जाना हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है हमारे यहाँ। दारू में जल गया है, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा 1 महीने 2 महीने में। पी के पकड़ाया है, फाइन देके वापस आ जाएगा। 1 बोतल पकड़ाया है, 3 महीने में वापस आ जाएगा। 200-400 बोतल पकड़ाया है, ठीक है 6 महीने में वापस आ जाएगा। क्या है आप। और हमारी आखिरी सवाल है आपसे, बिहार की राजनीति में क्या रोल होना चाहिए इस बार के युवाओं का? क्या निर्णायक एक चुनिंदा सरकार होनी चाहिए या फिर हर साल की तरह इस साल भी देखिए बिहार के पुराने युवाओं सरकार का को, स्वागत करते हैं? नहीं, बिहार के युवाओं को इस बार 25 में धर्म, भाषावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद इसलिए कि बहुत सारी भाषा भी है हमारे यहाँ, क्षेत्र भी अब देख रहे हैं आजकल बहुत सारा ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगता है कि हमको ये प्रदेश चाहिए, हमको वो प्रदेश चाहिए, सबको सीएम ही बनना है। और भी 4 डिवाइड कर दीजिए तो और बीमार हो जाएगा हमारा बिहार। आप झारखंड से अलग कर दिए तो क्या हुआ, बिहार 2 बीमारू राज्य बन गए। जो अभी का बिहार है वो बाढ़ से ग्रस्त है और वहां पे वैसा कुछ सिस्टम ही नहीं है जो दूसरे हमारे भाई बने। तो इस बार जो युवा वर्ग है उसको धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब से उठ करके, गंवई राजनीति से भी ऊपर आकर के अपने लाभ के लिए, अपने लाभ मतलब समाज के लाभ के लिए, अगले 5 सालों तक लाभ पाने के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें या खुद नेतृत्व करें, खुद नेतृत्व करें कि हम जाएंगे विधानसभा में तो हम ये काम करेंगे। लेकिन समस्या ये भी है कि कुर्सी पे बैठने के बाद से कुछ सिस्टम बिगड़ जाता है लोगों का। हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है उस कुर्सी का दोष है, जो उस पे बैठता है घमंडी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, चाहे वो अधिकारी का हो चाहे वो नेता का हो। अब ये कहाँ तक सही है? देखिए पूर्व के भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसा तो नहीं है कि कोई अभी कोई मुख्यमंत्री का पद नया सृजित हुआ है। पूर्व में भी जनसेवक मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे नाम गिना दूंगा। तो ऐसे मंत्री रहे हैं जो अपने नगर में, अपने क्षेत्र में प्रवास करते थे, रात्रि प्रवास करते थे। अभी ये सब सिस्टम खत्म हो चुका है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को खासतौर से युवा वर्ग ध्यान में रखे, भाई अपने स्कैनर में रखे। आपका नेता आपके दरवाजे पर जा रहा है तो उससे पूछे कि भैया फला बीपीएससी में जो हुआ था अभी क्या है, अब तो बताइए। भाई हार्ड अर्न मनी है, हम जाके पटना में रह रहे हैं, 20,000-30,000 महीने का हमारा खर्च है। मान लीजिए 10,000 है, 5,000 अगर हम बहुत खराब भी रह रहे हैं तो 5,000 है ना, इससे तो कम नहीं होगा पटना में। पटना बहुत महंगा शहर है, कई तो विधायक वहां पे कब्जा करके राजा हो गए, जमीन है। तो वो परिवार क्या है भाई, चलो अपना 1 रोटी कम खा करके लड़के को पढ़ाना है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन लड़का करे क्या, बीपीएससी का तैयारी किया, इस बार उसका होने वाला था, रिजल्ट भी आ गया, मालूम चले कि कैंसिल कर दिया सरकार ने। तो ये सब चीजों को प्रश्न पूछे, यही समय है
जब जनता को, जब हमारे खासतौर से युवा वर्ग को मुखर होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। जनप्रतिनिधि इसी समय आपके पास आया है क्योंकि उसको आपसे काम है। बीच में तो 5 साल आपको मिलेगा नहीं, फिर तो आप उससे के साथ सेल्फी लेने में आप खुश हैं कि भाई फलाना मंत्री जी के साथ हम सेल्फी लेके डाल दिए हैं। तो हमारा युवा वर्ग तो ये बन गया है, युवा वर्ग पहले देश को बचाने के लिए वोट करे, फिर वो स्वयं राजनीति में आए, स्वागत है। आजकल के छात्र संघ में आप क्या देख रहे हैं? संघ बना करके एक दूसरे के प्रति विद्वेष भरा जा रहा है, एक जाति को कट्टर बताया जा रहा है तो एक धर्म को कट्टर बताया जा रहा है, और क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक मैंने इसमें बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचते बचाते हुए इस बार अवसर भी है, आगे और अवसर बार बार नहीं आता है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई युवा इसमें करें, जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनको लग रहा है कि नहीं भाई ये व्यक्ति ये इंडिपेंडेंट ही अगर कोई कैंडिडेट हो, अगर उनकी बात रख सके। मैं ऐसे 2-4 नाम गिनवा दूंगा जो अगर स्वतंत्र रूप से कहीं सांसद में के रूप में निर्वाचित होते हैं, संसद बनते हैं, तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों को युवा आइडेंटिफाई करें, ऐसे लोगों को आगे ले जाएं, इनको मौका दे इस बार, तो बहुत कुछ होगा। सब बदलाव कोर्ट से ही नहीं हो सकता है। पार्टी देख के वोट देना चाहिए या क्षेत्रीय नेता देख? संसदीय सरकार में हमारा संसदीय प्रजातंत्र है, इसमें कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है। हमारे यहाँ विधायक के चुनाव होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी विधायक चुना जाता है तो विधानमंडल दल की बैठक होती है, फिर वो मुख्यमंत्री को चुनता है। तो पहले कैंडिडेट अपना देखो जो आपके साथ रात में आकर के आपके पास बैठ सके। आपके यहाँ आप चले जाइए एम्स में, बिना किसी पैरवी के आप नहीं किसी को भर्ती करा पाएंगे ना। तो ये क्या है, आप उसमें मरता कौन है? गरीब। बाकी लोग तो चले जाएंगे मेदांता, बाकी लोग तो चले जाएंगे दिल्ली। बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, कमी तो है ना हॉस्पिटल्स की। तो जनता को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो उनके साथ रहे, और पार्टी कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन हो। आप देखेंगे स्वतंत्र, बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो प्रजातंत्रीय सरकार की व्यवस्था है, ये यही कहती है कि जो भी हम व्यवस्था को जब भूल जाएंगे, उसके मूल मंत्र को भूल जाएंगे, तो हम बीमार बन जाएंगे। वही कारण है हम एक व्यक्ति को देख के वोट कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऐसी पार्टी हो, उसके मुखिया के नाम पे वोट पड़ता है। आप देख लीजिए, आप कभी लास्ट अपना मतलब मेरे होश में तो नहीं, 90s के बाद से शायद ये तो खत्म ही हो गया जो आपका कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन था। इसको तो पार्टी बेस्ड लोगों ने कर दिया। ऐरा गैरा लोग जो 500 लोग नहीं जानता उसको टिकट मिल जा रहा है, वो जीत जा रहा है। पिछले बार लोकसभा चुनाव में किसी ने बयान दे दिया था कि फलना पार्टी से तो कुत्ता भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा। तो वही हाल है। ये बात सही है, ये बात कहीं ना कहीं सही है। इसको खत्म करके और कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन हो, बस मेरा यही मानना। बिहार ये लोकसभा में एक पॉलिसी आया, ऑनलाइन गेमिंग बंद किया गया। बहुत सारे युवाओं का भी आया था कि मेरे ऊपर 1 करोड़ कर्जा हो गया, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संसद पहले कोई कानून बना रही है तो मैं तो उसका सम्मान करूंगा, पहली चीज। दूसरा, अब मैं उस पर ओपिनियन देता हूं, उस पर टैक्सेशन कर देना चाहिए, क्योंकि कोई चीज आप बैन करेंगे तो उसकी दूसरी एक पहलू जो खुल के सामने आती है वो है कि काला बाजारी। फिर पता चलता है काला बाजारी, माफिया राज। आपने बिहार में बैन किया दारू, आज माफियाओं का राज है। आप उस पर टैक्सेशन कर दीजिए, 80% टैक्सेशन कर दीजिए, कोई खेलेगा ही नहीं। कानून निर्माण करना एक बहुत बड़ा खूबी है प्रजातंत्र। 11 से 1 करोड़ जीत रहे हैं तो 80 लाख दे देगा तो कोई नहीं खेलेगा इससे ही। लेकिन उसको करेंगे तो आप देखिए उसमें कालाबाजारी बढ़ जाएगी। टैक्सेशन करेंगे तो सब चीज आपके स्कैनर में होंगी। आप ब्लैक वेबसाइट है जो ब्लैक नेट होता है, ये सब देखने की बातें हैं। तो बहुत सारी चीजें लूप होल्स तो ये लोग निकाल ले जाएंगे। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि वो जल्दबाजी में लाया हुआ कानून है। हो सके कि सरकार आने वाले समय में उसमें कुछ संशोधन करे। जैसे बहुत ऐसे देश हैं जहां बिटकॉइन पे टैक्सेशन है, हम टैक्स लगाएंगे उस पर। चलो करो, ठीक है। आप कभी सुप्रीम कोर्ट से फुर्सत में होते हैं या होंगे और आपकी इच्छा होगी बिहार में राजनीति करने का, आप किस पार्टी को चुनेंगे? देखिए, मैं जनता को चुनूंगा। जनता की अगर करना होगा तो मुझे, तो मैं जनता की राजनीति करूंगा। किसी भी पार्टी में रहूं, जनता के लिए ही काम करूंगा। जनता ही मालिक है, पार्टी मालिक थोड़े है। भाई हमको चुनेगी तो जनता ना। मैं अपने कामों के लिए अगर चुनाव हार जाऊं, मैं नेता बनूंगा। नेता विधायक और मंत्री थोड़े होता है। नेता ये होता है जो अपनी जनता की बात
उठाए, उठाए। उसके सुख दुख में साथ रहे। तो गोपालगंज में लीगल एड कैंप मैं चला रहा हूँ, सुख दुख में साथ मैं हूँ, तो नेता कौन हुआ? एक तरीके से देखे तो नेता मैं हुआ ना। हाँ। विधायक मंत्री नेता थोड़े हुए, वो तो बस एक पद पा गए हैं। तो मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, अगर कहीं लगेगा तो मैं जाऊंगा बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिल के आपसे अच्छा लगा, बातचीत करके अच्छा लगा।